कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के एक शहर में। जब लिली घर वापस आई तो उसने अपने पालतू पंछी को पिंजरे के नीचे एक काले लिक्विड में गिरा हुआ देखा। उसने घबराकर अपनी मां से उसे बचाने को कहा, लेकिन उसकी मां ने पंछी को उठाया और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। इसके बाद लिली के मां बाप घर के नीचे बने एक तहखाने में गए जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहां एक रहस्यमय पत्थर का ताबूत रखा हुआ था जो इतना भारी था कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। उसके अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी और लिली की मां उसके पास जाकर देखने लगी कि कहीं वह जाग तो नहीं गई। तभी अचानक मम्मी हिली और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। दोनों ने जल्दी से मोमबत्तियां दोबारा जला दी और फिर मां ने कहा कि मम्मी अभी नहीं जागी हैं। लेकिन अगले ही पल मम्मी ने अचानक अपनी पट्टियों को तोड़ दिया और ताबूत से जुड़ा हुआ एक हुक सीधा जाकर उसके जबड़े में घुस गया। उसने उसे हवा में उठा दिया और मार डाला। उसी वक्त उस ताबूत का ढक्कन अचानक से बंद हो गया और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगी। इस घटना के कुछ समय बाद हम चार्ली और लाइसा को इजिप्ट में देखते हैं, जो अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों भागते हुए बाहर आए और देखा कि बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अलग किया और पता चला कि सेस्टियन ने केटी की डोल बालकनी से नीचे फेंक दी थी, जिस वजह से वह टूट गई थी। लीसा को काम पर जाना था, इसलिए चार्ली ने टेप लगाकर डॉल को ठीक किया और वादा किया कि बाद में उसे किसी अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी अब भी गुस्से में थी, क्योंकि सेबास्टियन को इस हरकत के लिए डांट नहीं पड़ी थी। उसे लगने लगा कि उसके मां बाप सेस्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। अपने पिता से बहस करने के बाद केटी बगीचे में खेलने चली गई। वहां उसने फेंस के पीछे एक औरत को खड़ा देखा। पहले उसे लगा कि वह उसकी दोस्त लिली है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वह लिली की मां है। उसने फूलों के साथ एक छोटा सा कारनामा दिखाया और केटी को उसकी पसंदीदा कैंडी भी दी। मगर केटी थोड़ी घबरा गई और कहने लगी कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की मां ने उसे अपने बगीचे का एक फल दे दिया। इसी दौरान चार्ली को फोन आया और पता चला कि उसे अमेरिका में एक नई नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वह मुड़ा तो उसकी नजर केटी के डॉल हाउस पर पड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने डॉल हाउस का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत सारे कैंडी के रैपर्स पड़े हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि ना उसने चाटने लगी। ये देखकर मां डर गई और भाग खड़ी हुई, लेकिन केटी ने कुछ काले जादू के शब्द फुसफुसाए और मां एकदम से वहीं जम गई। कुछ ही पलों में मां का शरीर हवा में उठने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनके घर की लाइट्स भी लगातार जलबुझ करने लगी और फिर मां जोर से दरवाजे से टकरा गई। फिर अगली सुबह डिलिया को चार्ली से वह कार्ड मिला। उसने सिस्टम में सर्च किया, लेकिन उसे लिली नाम की कई लड़कियां मिली जिनका सरनेम कार्ड पर लिखे नाम से मिलता था। एक कोली की मदद से उसने पता लगाया कि वह कार्ड सिर्फ असवान के रेगिस्तान के बीच मौजूद एक छोटे से पोस्ट ऑफिस से भेजा गया हो सकता था। यह जगह उस प्लेन क्रैश की जगह के भी काफी करीब थी। वहां आसपास सिर्फ एक ही और चीज थी, एक नेक्टरीन के फलों का खेत। अब रेगिस्तान के बीच ऐसा खेत होना काफी अजीब बात थी। फिर डीलिया ने केटी के किडनैपिंग वाले दिन की तस्वीरें दोबारा देखीं और उसने जमीन पर पड़ा हुआ वह फल भी देख लिया। उधर चार्ली आर्कियोलॉजी प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर ने बताया कि वह अजीब लिखावट वाकई हायराटिक भाषा में थी और उसे एक मम्मी को बांधने वाले कपड़ों पर लिखा गया था। फिर उसने बताया कि उसमें एक नाम बार बार लिखा हुआ था, नासम्मारानियन। फिर प्रोफेसर ने प्राचीन इजिप्शियन मॉन्स्टर्स पर हुई एक इंटरनेशनल लेक्चर की रिकॉर्डिंग चलाई। उस लेक्चर के मुताबिक नासम्मारानियन एक बहुत पुराना राक्षस था जो परिवारों को बर्बाद कर देता था। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाकर नफरत फैलाता था। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, वही शब्द जो उन प्राचीन बाइंडिंग्स पर लिखे गए थे। इन बाइंडिंग्स को उस व्यक्ति के शरीर पर लपेटा जाता था जो राक्षस के कब्जे में हो, ताकि नस्मरेनियन उसके अंदर ही कैद रहे। खैर, उधर स्कूल में हम देखते हैं कि मां अचानक अपनी टीचर की बेइज्जती करने लगी थी। उसी वक्त घर पर केटी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को कंट्रोल कर रही थी। वहीं इजिप्ट में डीलिया उस खेत तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने पिछले दरवाजे से अंदर घुसने का फैसला किया और घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। कुछ देर बाद उसे एक पिरामिड मिला और उसके साथ एक चैन मैकेनिज्म भी जो तहखाने का रास्ता दिखा रहा था। फिर डीलिया नीचे उतरी और वहां उसने वह जगह देखी जहां पहले सार्कोफेगस रखा हुआ था। जब वह वापस घर के अंदर आई और फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहां कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर सामने के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। अगले कमरे में उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। डीलिया ने तुरंत अपनी गन निकाली और जोर से कहा कि वह पुलिस है। यह सुनते ही वह साया भागने लगा। अचानक लिली की मां सामने आ गई और चाकू लेकर डीलिया पर हमला करने की कोशिश की। तब अपनी जान बचाने के लिए डीलिया ने गोली चला दी और उसे गिरा दिया।
उसके बाद डीलिया ने केटी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी लिली पर पड़ी। लिली तुरंत भाग गई और डीलिया उसके पीछे दौड़ पड़ी। लंबी दौड़ के बाद डीलिया ने उसे एक चट्टान के किनारे पर घेर लिया, लेकिन लिली लगातार जमीन खोदती जा रही थी। उसे रोकने के लिए डीलिया ने आसमान की तरफ गोली चला दी। तब लिली ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक बॉक्स दिखाया जो उसने अभी अभी जमीन के अंदर से निकाला था। जब डीलिया ने बॉक्स खोला तो उसे अंदर एक टेप मिली जिस पर केटी लिखा हुआ था। इसी बीच लीसा बाथ टब भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नल से साफ पानी की जगह काला पानी निकलने लगा। घबराकर वह तुरंत बेसमेंट में गई ताकि पूरा पानी का सिस्टम बंद कर सके। वहां उसे पाइप्स के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई दी। साथ ही उसकी नजर चार्ली के लाए हुए कार्ड्स और कागजों पर भी पड़ी। उधर चार्ली बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रहा था। रास्ते भर मां बार बार वही बुरी गालियां दोहरा रही थी जो उसने पहले बोली थीं। तब चार्ली ने सेबास्टियन से कहा कि वह अपनी मां को स्कूल में हुई बात के बारे में कुछ न बताएं। वहीं घर पर कारमेन केटी के कमरे में बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक केटी ने उसका हाथ काट लिया और उस पर झपट पड़ी। फिर केटी ने कहा कि वह चाहे तो उसका दिल धड़कना बंद कर सकती है। यह सुनकर कारमेन ने उसे जोर से धक्का दिया और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन केटी ने अपनी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। जब कारेन पलट कर देखती है तो केटी वहां से गायब थी और व्हील चेयर अपने आप हिल रही थी। अगले ही पल केटी उसके पीछे नजर आई और उसने कारमेन को जोर से गिरा दिया। वह इतनी जोर से गिरी कि उसके नकली दांत मुंह से बाहर आ गए। कारमेन ने अपना जीसस का क्रूसिफिक्स पकड़ा और दोबारा प्रार्थना करने लगी, लेकिन केटी हंसने लगी और अपनी शक्ति से माला को ही कारमेन के गले में कस दिया। फिर उसने वैश्य आवाज में कहा कि मरना काफी मजेदार होता है। इतना कहकर उसने कारमेन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद चार्ली और बच्चे घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह भेड़िए अब नहीं है यहां पे। तभी कारमेन सीधा उनकी गाड़ी के बॉनेट पर आकर गिरी। मां यह देखकर हंसने लगी, जबकि चार्ली तुरंत कारमेन की मदद के लिए भागा, लेकिन उसी वक्त एक भेड़िया गाड़ी के दरवाजे के पास आ गया। उधर लीसा जब केटी के कमरे में गई तो उसने देखा कि केटी आराम से बेड पर सो रही थी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया। बाहर भेड़िए उसकी मां के शरीर को नोच कर खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में डीलिया ने टेप चलाई। वीडियो में लिली की मां नजर आई। वह कह रही थी कि एक मासूम बच्चा सबसे बेहतर होता है क्योंकि उसका शरीर ज्यादा देर तक टिकता है, लेकिन जरूरत पड़े तो कोई भी इंसान काम आ सकता है। उसके बाद वीडियो में प्राचीन भाषा के कुछ शब्द और एक अजीब सा काला जादू दिखाया गया। डीलिया ने लिली से पूछा कि इस टेप का मतलब क्या है। जब लिली ने जवाब नहीं दिया तो डीलिया ने उसे झंझोड़ दिया। तब लिली ने अपना मुंह खोला और दिखाया कि उसकी जुबान काट दी गई थी। डीलिया ने पूछा कि क्या यह उसकी मां ने किया था, तो लिली ने हां में सिर हिला दिया। फिर काफी मुश्किल से लिली ने समझाया कि एक बार उसने सच बताने की कोशिश की थी और सजा के तौर पर उसकी जुबान काट दी गई। उसने यह भी बताया कि केटी को सार्कोफेगस से बाहर नहीं होना चाहिए था। जब डीलिया ने और जानकारी मांगी तो लिली ने सब कुछ लिखकर बता दिया। सब पढ़ने के बाद डीलिया ने तुरंत चार्ली को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उधर कारमैन के अंतिम संस्कार के दौरान मां अपना दांत खींचती रही जब तक कि वह जड़ से निकल नहीं गया। वहीं चार्ली केटी के बंद कमरे के बाहर बैठा हुआ था। तब सेबास्टियन आया और उसे बताया कि उसकी मां उसे बुला रही है। चार्ली फिर लिसा के पास गया। इस बार लिसा भी मान चुकी थी कि केटी को किसी खास हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। इसी दौरान सेस्टियन केटी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। तब उसने अंदर से केटी की आवाज सुनी। केटी बहुत प्यार और मासूमियत से बोल रही थी कि वह भी सबके साथ रहना चाहती है। यह सुनकर सेस्टियन डर गया। वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया और हेडफोन्स पहनकर खुद को उस आवाज से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेबास्टियन के दिमाग में अब भी केटी की आवाज गूंज रही थी। केटी उससे पूछ रही थी कि क्या उसे वह गुड़िया याद है जो उसने बालकनी से नीचे फेंक दी थी। फिर उसने कहा कि उसी बात से उसे भी ग्रैंडमा को फेंकने का आइडिया मिला था।